नमस्ते हमारे एसएससी की तैयारी करने वाले प्यारे भाई, कैसे हैं आप। जब से एडुकेटी एग्जाम करवाने लगी है, सारा सिस्टम हिल गया है। बहुत सारे एग्जाम सेंटर पे गड़बड़ियां हैं, बहुत सारी समस्याएं, माउस की, सिस्टम की, कंप्यूटर की, वहां पर इन्विजिलेटर की। और एक समस्या और है बच्चों के मन में, खुद एग्जाम को लेके, क्योंकि टीसीएस से बिल्कुल ही अलग तरीके का एग्जाम अब आ रहा है नए वेंडर के साथ। एक तो नया इंटरफेस है, बच्चे के लिए बिल्कुल नया एक्सपीरियंस है। ऊपर से जो क्वेश्चंस के पूछने का जो टेस्ट है वो थोड़ा सा बदल गया है। थोड़ा सी डिफिकल्टी लेवल भी बढ़ा दी गई है। जैसे वहां पे टीसीएस में केवल 5% सवाल ही टफ आते थे, यहां पर 15-20% सवाल काफी अच्छे लेवल के हैं। इजी क्वेश्चंस भी पहले के मुकाबले थोड़े से कम हो गए हैं। तो अब आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी और इससे कहीं ना कहीं कट ऑफ तो कम जाएगी। नया इंटरफेस है तो आपको उसका भी आदी बनना पड़ेगा। आपको पता है कि सबसे पहले हमने पूरे भारत में अपनी एप्लीकेशन टेस्ट रैंकिंग पे नए इंटरफेस के साथ मॉक टेस्ट बनाने के लिए मॉक टेस्ट बना के बच्चों को दिया था कि भैया आप ये मॉक टेस्ट लगाओ और ये लगा के ही पेपर देने जाना, जिससे आपको पेपर में कोई तकलीफ ना हो। अब मेरे भाई उस नए इंटरफेस पर नए पैटर्न के हिसाब से मॉक टेस्ट करवाने की जिम्मेदारी किसकी है? हमारी है। तो हम आपके सामने फिर से हाजिर हैं। देखिए, ये मॉक टेस्ट अभी तक हमने जितने भी लाइव मॉक टेस्ट कराए हैं उनसे थोड़ा सा अलग है, क्योंकि मेरे दोस्त इस बार प्री के एग्जाम्स में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, स्टैटिक्स और एक आध सवाल प्रोबेबिलिटी का ये भी पूछा जा रहा है, जो पहले बिल्कुल मिसिंग था। ठीक है जी। पहले अर्थमेटिक मैथ पे ही पूरा फोकस था टीसीएस के जमाने में, पर अब हर छोटे बड़े चैप्टर को फुल इज्जत मिल रही है, जो कि ठीक बात भी है। ठीक है, स्टूडेंट्स को पढ़ के जाना ही पड़ेगा। इससे क्या होगा कि जो रिपीटर्स कई साल से पेपर दे दे के आदी हो गए थे टीसीएस के, वो उसका पैटर्न ही क्रैक कर लिए थे मेरे दोस्तों को, कि बार बार वही चीज आ रही है सेम डाटा बदल के। अब जो है उनको भी एग्जाम में सिलेक्ट होने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, अच्छे खासे नंबर लाने पड़ेंगे। ठीक है जी। अब सब एक बराबर लेवल पे आएंगे, लेकिन फायदा तभी होगा जब एग्जाम सही से कंडक्ट हो। अगर एग्जाम ही सही से, बच्चे ये तो नहीं कंप्लेन करे कि एग्जाम का लेवल ऊपर नीचे, सेकेंडरी बात है, वो बच्चे उसको अपने बच्चों की खुद की परेशानी है। लेकिन जो एसएससी की जिम्मेदारी है कि एग्जाम सही से कंडक्ट हो, वेंडर व्यवस्था सही से करवाए, लैब्स ठीक से हो, वो एसएससी को सुधार करना पड़ेगा। तभी इन पेपर करवाने का कोई मतलब है, वरना कोई मतलब नहीं है। ठीक है, चलो बच्चों, तो आप हमारी एप्लीकेशन टेस्ट रैंकिंग पर जाइए, वेबसाइट पर जाओ मेरे दोस्तों। मोबाइल में आप क्रोम में अपनी वेबसाइट, हमारी वेबसाइट लॉगिन कर सकते हैं। लाइव टेस्ट वाले सेक्शन में क्लिक करेंगे तो आपको नए इंटरफेस पर, नए पैटर्न पर मॉक टेस्ट देने के लिए मिल जाएगा। ठीक है जी। हम हर सैटरडे संडे ऑल इंडिया लाइव टेस्ट कराते हैं 48 घंटे के लिए। अब तो 1 लाख से ज्यादा बच्चे उसको अटेम्प्ट करते हैं, और ये वो सीरियस बच्चे हैं जो कहीं नौकरी लेने की कतार में हैं। ठीक है, तो आप रियल एग्जाम में जाने से पहले ही इस एग्जाम में, इस मॉक टेस्ट में उनसे मुकाबला करके देख सकते हो कि आप कहां पे हो उनके सामने। ठीक है जी। तो आज का जो मॉक टेस्ट है वो थोड़ा सा ऊपर लेवल पे ही है मेरे भाई। और आपको पता है कि मैं तो हमेशा बिल्कुल बेसिक से ऊपर लेवल तक की चीजों को पढ़ाने में विश्वास रखता हूं। और जो पीवाईक्यू के पेपर्स थे, मैं उससे हमेशा 30-40% पेपर ऊपर ही सेट करता हूं, जो यहां पे किया गया है। कि मैं मैथ्स का पूरा सॉल्यूशन करवाने वाला हूं मेरे भाई, पूरे 25 के 25 सवाल। लेकिन इंग्लिश वाले हैं, जैसे जीएस में स्टेटमेंट वाले सवाल काफी आए यूपीएससी के, सीडीएस के जैसे। इंग्लिश में भी मेरे दोस्तों, और रीजनिंग में भी जो है स्टेटमेंट अजम्पशन वाले सवाल ज्यादा हैं। हमने पूरे ही चारों जो है सब्जेक्ट उसी नए पैटर्न पर बनाने की कोशिश की है इस बार मॉक टेस्ट में। ठीक है, तो आपको बिल्कुल रियल एग्जाम जैसा ही जो है वहां पे टेक्सचर मिलेगा, आप जरूर लगा के देखिए। शुरू करते, कॉपी पेन लेके बैठो और देखना आज का मॉक टेस्ट में आप कितने सवाल ठीक कर पाते हैं। पहला सवाल आपके सामने, बताओ बच्चों। 13 ऑब्जर्वेशंस का वेरिएंस 24.01 है। अगर हर वैल्यू को ट्रिपल कर दिया जाए और उसमें से फिर 4 घटा दिया जाए तो नया स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा? मेरे भाई, मैं केवल सवाल सो नहीं करा कि घट करके निकल गया। मैं आपको हर एक सवाल के पीछे का कंसेप्ट, थ्योरी और सही तरीका बताऊंगा करने का। 13 संख्याएं हैं, उनका वेरिएंस 24.01 है। वेरिएंस अगर दिया है तो हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं? स्टैंडर्ड डेविएशन होता है मेरे दोस्तों वेरिएंस का अंडर रूट।
ये कंसेप्ट होता है। आप बोलोगे हाँ जी सर, अगर संख्याओं का 13 संख्याओं का वेरिएंस 24.01 है तो उनका स्टैंडर्ड डेविएशन होगा इसका 4.9, क्योंकि 49 का स्क्वायर 24.1 होता है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन है। लेकिन अब अगर हमने हर संख्या को 3 गुना कर दिया तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी नया 3 गुना हो जाएगा 14.7, 49 147। अब हर संख्या में से 4 घटा दिया तो मेरे भाई कोई फर्क नहीं पड़ेगा, केवल मल्टीप्लाई करने पर, स्केलिंग करने पर फर्क पड़ता है। अगर आप हर संख्या को k से गुणा कर देंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी k गुना हो जाएगा, लेकिन हर संख्या में k ऐड करेंगे, k घटाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट बात है। तो नया स्टैंडर्ड डेविएशन 14.7 ही होगा। कितना प्यारा सवाल है मेरे प्यारे भाई। आइए सवाल नंबर 2, देखो ये क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी 2022 का इंस्पायर है, मैंने चेंज कर दिया, एज इट इज सवाल नहीं है ये। द रेशियो ऑफ सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स एंड द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज 6:1। तो आपसे पूछा पॉलीगन में भुजाओं की संख्या बताओ। जैसे मान लिया मैंने एक पॉलीगन में n साइड है, तो सवाल में क्या दिया है, एक समबाहुज के सभी अंतः कोणों का योग। एक पॉलीगन के सभी इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है, n-2 गुणा 180 डिग्री। और एक एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू क्या होती है भैया, अगर किसी रेगुलर पॉलीगन में n साइड है तो उसका एक्सटीरियर एंगल होगा 360 डिग्री बाई n। इनका जो रेशियो है वो 6:0.1 है। अगर यहां पे डेसिमल हटाओगे तो 0 आ जाएगा, यानी कि 60 है, 60 है मेरे भाई। आप बोलोगे जी सर 180 से 360 2 बार कट जाएगा, n पहुंचेगा, ये n ऊपर पहुंच जाएगा, तो n गुणा n-2 बराबर, ठीक है जी, ये 2 है, ये 2 की उधर गुणा हो जाएगी 60 में, 60 दूनी 120 आ गया। तो बेसिकली ये तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, n का मान निकालना है, पर आपको पता हम करेंगे कतई नहीं, ऑप्शन से करेंगे। 16 सेट नहीं होगा, 10 भी नहीं होगा बेटा, 12 पे सेट हो रहा है, यही आंसर है 12 पे। अगर मैं इनका मान 12 रखता हूं तो 12 और 12-2 10, 12 दुसाम 120, ठीक है। तो प्रीवियस सर में तो बहुत हल्का सवाल आया था, मैंने जो है उसको थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया। आ जाइए बच्चों, सवाल नंबर 3 करेंगे जरा। हर एक सवाल में आपकी आत्मा कुरेदी जाएगी, आपको कुछ सीखने को मिलेगा। ऐसा नहीं कि जस्ट आप मॉक टेस्ट निकाला और आपको कुछ फील ही नहीं हुआ। यू विल क्या बोलेंगे आप, आश्चर्यचकित हो जाओगे आप सवालों को देख के, कुछ सीख के जाओगे मेरे दोस्तों। ऐसी क्वालिटी आपको और कहीं नहीं मिलेगी बेटा। दो संख्याएं 1728 और दूसरी है के, उनका एलसीएम 5184 है। के कितने मान पॉसिबल हैं? गजब। कभी भी ऐसे सवाल आए, दो संख्याएं 1728 और के, ठीक है जी, उनका एलसीएम आपको, अरे क्या होगा यू, उनका एलसीएम आपको दिया 5184, के मान पूछे हैं, तो आप ना संख्याओं का फैक्टराइजेशन करो, प्राइम फैक्टराइजेशन। 1728 क्या है बेटा, 1728 है 12 का क्यूब, 12 होता है 4 तिया 12, यानी कि मेरे दोस्तों 4 मतलब 2 का स्क्वायर 4 तिया 12, इसका क्यूब। बोलो बात को समझे? तो यानी कि ये संख्या 2 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 3, ये संख्या है, ठीक है। और दूसरी संख्या मेरे दोस्तों के है, जिसकी वैल्यू आपको नहीं पता। और इन दोनों संख्याओं का एलसीएम कितना है? एलसीएम 5184। तो 5184 को अगर ध्यान से देखें तो 1728 का 3 गुना ही तो है, 17 51 28 तो 84, 3 गुना ही तो है। तो मेरे भाई अगर ये 1728 है, इसका 3 गुना करेंगे, इसमें 3 से गुणा करेंगे तो 2 की पावर 6 और 3 की पावर 4 हो जाएगा। तो इसका फैक्टराइजेशन होगा 2 की पावर 6 गुणा 3 की पावर 4। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ सर। अब बताओ के कितने मान पॉसिबल हैं, के कितने मान पॉसिबल हैं, बताइए बच्चों। एक बताऊं, एलसीएम में जो है हम क्या करते हैं, मैक्सिमम पावर लेते हैं। ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई, यहां 2 की पावर 6 है इस संख्या में, के की वैल्यू नहीं पता, एलसीएम में 2 की पावर 6 है, एलसीएम में भी 2 की पावर 6 आ रहा है, यानी कि 2 की पावर 6 ही मैक्सिमम है, 2 की पावर 6 ही मैक्सिमम है, एलसीएम में भी 2 की पावर 6 आ रहा है। तो के में मैं 2 की पावर 0 भी ले सकता हूं, 2 की पावर 1 भी ले सकता हूं, 2 की पावर 2 भी ले सकता हूं, 2 की पावर 3 भी ले सकता हूं, 2 की पावर 4 भी ले सकता हूं, 2 की पावर 5 भी ले सकता हूं और 2 की पावर 6 भी ले सकता हूं के में।
भाई 2 की पावर 6 और आप 2 की पावर 0, इनका एलसीएम बताओ। इनका एलसीएम 2 की पावर 6 ही तो आएगा कि आपको मैक्सिमम पावर लेनी। 2 की पावर 6, 2 की पावर 1 का एलसीएम 2 की पावर 6 ही तो आएगा। 2 की पावर 6, 2 की पावर 2 का एलसीएम 2 की पावर 6 ही तो आएगा, क्योंकि हाईएस्ट पावर 2 की पावर 6 रही होगी। इस संख्या में हाईएस्ट पावर 2 की पावर 6 आ गया, तो यहां के में तो 2 की पावर 0 से लेकर 2 की पावर 6 तक कुछ भी लिया जा सकता है। अब एक बात बताओ मेरे भाई, ये 3 की पावर 3 है एलसीएम में, लेकिन 3 की पावर 4 है, यानी कि 3 की पावर 4 हाईएस्ट होनी चाहिए संख्याओं में, लेकिन यहां तो 3 की पावर 3 है। तो मेरी मजबूरी है कि के में 3 की पावर 4 ही लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैंने 3 की पावर 3 लिया या उससे कम लिया तो 3 की पावर 3 या उससे कम का एलसीएम 3 की पावर 4 थोड़ा ना आएगा। 3 की पावर 4 एलसीएम कब आएगा? जब संख्या में मैक्सिमम पावर 3 की 4 रही संख्याओं में। यहां तो 3 की पावर 3 है, तो यहां 3 की पावर 4 आएगा। 3 की पावर 4 लेना पड़ेगा। 3 की पावर 4, 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 4, यानी कि के की ये वैल्यू पॉसिबल है। ठीक है, तो 3 की पावर 4 तो फिक्स है। 2 की कितनी पावर है? 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7 वैल्यू यहां पे के की पॉसिबल है। दिमाग लगाना था बेटा, पूरा नहीं लिख के दिखाया मैंने। एक संख्या ये है, दूसरी है, तीसरी है। 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 4, 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 4, 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 4, 2 की पावर 5 गुणा 3 की पावर 4, ऐसे संख्या 7 संख्याएं बनेंगी। गजब सवाल है। देखो बेटा, एलसीएम निकालना सबको आता होगा, पर कभी आपने उल्टा सवाल किया है? ये उल्टा है। आ जाओ, सवाल नंबर 4 देखिए, बनाइए। एक आदमी ने एक निश्चित राशि साधारण ब्याज पर और उतनी ही राशि कंपाउंड इंटरेस्ट पर, चक्रवृद्धि ब्याज पर निश्चित वार्षिक ब्याज दर पर उधार दी। 2 सालों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज, 3 सालों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 25:78 है, तो ब्याज की दर क्या है? बहुत बढ़िया। देखो, हमने कुछ पैसा सेम ब्याज की दर से सिंपल इंटरेस्ट पे भी उधार दिया, कंपाउंड इंटरेस्ट पे भी उधार दिया। सवाल के अकॉर्डिंग मेरे भाई 2 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट और 2 साल के सिंपल इंटरेस्ट के डिफरेंस, 3 साल के सीआई और 3 साल के एसआई के डिफरेंस का ये जो रेशियो है, ये रेशियो 25:78 है। तो पूछा ब्याज की दर क्या होगी? जब तक आप ट्री नहीं बनाना जानते, बेसिक स्ट्रक्चर नहीं समझते, तो सवाल नहीं हो सकता बच्चे। देखो, सिंपल इंटरेस्ट हर साल बराबर बराबर होता है। 2 साल के सीआईएसआई का डिफरेंस कितना है? 25 आएगा। अगर यहां 25 है बेटा, तो यहां डबल ही होगा 50। यहां 25 है तो यहां डबल ही होगा 50। 3 साल के सीआईएसआई का डिफरेंस, ये पूरा 3 साल के सीआईएसआई का डिफरेंस होता है। मेरा ट्री है ये, कितना होना चाहिए? 78। तो 25 और 50 तो 75 ही हुआ, यानी कि 3 और बाकी 75, 3 78, यानी कि 3 रुपए ब्याज कहां पर आया होगा? 25 पर। 25 रुपए पर आपको 3 रुपए ब्याज मिला होगा, तो ब्याज की दर है 3/25। 1/25 4%, 3/25 12%, तो ब्याज की दर 12% पर एनम है। डी ऑप्शन। 3 साल का ट्री हमेशा ऐसे दिखेगा, ए, यहां बी आएगा तो यहां 2 भी आएगा और ये सी आएगा। ये पूरा 3 साल के सीआईएसआई का डिफरेंस है। 3 साल के सीआईएसआई का डिफरेंस, ये जो है ये 2 साल के सीआईएसआई का डिफरेंस होता है। 2 साल के सीआईएसआई का डिफरेंस। मस्त, मजा आया? आगे चलेंगे बच्चे। सवाल नंबर 5वां करिए जरा आप। ए बी सी एक काम को 40 60 80 दिन में करते हैं। ए बी सी 10 दिन तक काम करते हैं, फिर ए छोड़ देता है। बी और सी 4 दिन काम करते हैं, फिर बी छोड़ देता है। फिर ए वापस आ जाता है, फिर ए और सी ने 8 दिन तक काम किया, उस काम का कितना भाग शेष बचा है? बहुत बढ़िया। ए किसी काम को 40 दिन में कर सकता है, बी 60 दिन में, सी 80 दिन में। आप यहां पे एलसीएम भी लेके कर सकते हैं। ये सवाल मैंने पहले भी कराया है, पर बिना एलसीएम के भी हो जाएगा। आप ये देखो, ए बी सी ने कितना कितना काम कर दिया, आप बताओ। ए पूरा काम 40 दिन में कर सकता है, एक दिन में कितना काम करेगा? 1/40। बी पूरा काम 60 दिन में कर सकता है, एक दिन में करेगा 1/60। सी 80 दिन में काम कर सकता है, पूरा एक दिन में करेगा 1/80। अच्छा, ए ने कितने दिन काम किया? तीनों ने, ए बी सी ने साथ में 10 दिन तक काम किया, यानी कि ए ने 10 दिन काम किया है, फिर जो है छोड़ के चला गया, फिर वापस आ गया, फिर ए सी ने 8 दिन काम और किया, ए और सी ने 8 दिन, यानी कि 10 दिन ये और 8 दिन ये। ए ने 18 दिन काम किया है। ए पूरा काम 40 दिन में करता है, 18 दिन में कितना काम करेगा? 18/40।
बी देखो, बी ने कितने दिन काम किया, बी ने 10 दिन काम ये किया, फिर बी और सी ने 4 दिन काम किया, फिर भाग गया बी। तो बी ने 10 दिन ये और 4 दिन ये, 14 दिन काम किया। बी पूरा काम 60 दिन में करता है, 14 दिन में कितना करेगा, 14/60। सी ने कितने दिन काम किया, सी ने 10 दिन काम ये किया, 4 दिन ये किया, 10 4 14 है, और 8 दिन ये किया मेरे भाई। तो 8 4 12 10 22 दिन काम किया। सी पूरा काम 80 दिन में करता है, एक दिन में 1/80, 22 दिन में काम होगा, 22/80 आ गया। यानी कि तीनों लोगों ने मिलकर कितना काम किया, ये ऐड कर लीजिए बच्चों। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। और ये तो बेसिकली कट रहा है ना, 2 से 9/20, और ये 7/30, और ये 11/40, ठीक है। तो यहां पे तो एलसीएम ही आ जाएगा ना, 120 एलसीएम आ जाएगा। बीच का ये 54, 30 चौक 28, और ये 33, ये 33 आ जाएगा मेरे भाई। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल। 28 + 33 कितना हो गया, 61, 54 और 61, 6 5 11, 4 1 115/120 आ गया। कोई प्रॉब्लम भाई साहब, ये फिर 5 से कट गया, यानी कि 23/24 काम कंप्लीट हो गया, 23/24, 23/24, ठीक है क्या। 2 3 5 5 100 हो गया, 8 4 12 3 15, यस। टोटल काम 1 होता है, 1 में से इन लोगों ने 23/24 काम मिलकर कर दिया, तो बचा काम कितना घटा दीजिए, 1/24 काम बाकी है। यह सवाल एडिक्विटी ने ही पेपर कराया था, एमपी पटवारी का, उसमें पूछा था, ठीक है। तो बिना एलसीएम के हमने कर दिया, कोई परेशानी नहीं है करने में। बताइए छठा सवाल, एक ट्रायंगल एबीसी में साइड एबी 9 है, एसी 7 है, बीसी 12 है, एडी माध्यिका है, एडी की लंबाई बताओ, मीडियन की लंबाई निकालनी है। अब सवाल पढ़ते आपको पता लगना चाहिए कंसेप्ट, मीडियन की लंबाई निकालने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं बच्चों, एडी मीडियन, अपोलोनियस थ्योरम। क्या इस्तेमाल करते हैं स्टूडेंट, अपोलोनियस थ्योरम। ये ट्रायंगल एबीसी है, साइड एबी की लंबाई 9 है, एसी की लंबाई 7 है, और मेरे दोस्तों यहां पर ये साइड बीसी है, बीसी की जो लंबाई है वो 12 है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एडी माध्यिका है, तो ये जो है एडी आपकी मीडियन है, मीडियन, ठीक है। बताओ एडी मीडियन की लंबाई कैसे निकालेंगे, अपोलोनियस थ्योरम। अगर मैंने पॉइंट ए से मीडियन खींची है, तो आजू बाजू वाली साइड के स्क्वायर का सम प्लस बराबर ट्वाइस ऑफ मीडियन एडी का स्क्वायर प्लस, अब देखो ये साइड बीसी 12 है, मीडियन है, तो आधा आधा हो जाएगा 6, चाहे 6 ले लो चाहे 6 ले लो, है ना। आजू बाजू वाली साइड के स्क्वायर का सम 9 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर बराबर ट्वाइस ऑफ मीडियन एडी का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर मेरे प्यारे भाई, ये बराबर होगा बीडीडीसी। तो कितना आ गया भाई, 81 और 49, 130/2 65 माइनस 36 बराबर एडी का स्क्वायर, यानी कि आ जाएगा आपका 29 आ जाएगा, ठीक है जी। 29 बराबर एडी का स्क्वायर, अंडरूट लेंगे तो यहां पे मीडियन एडी की लंबाई √29 आ गई, ठीक है बच्चों। ऑप्शन नंबर ए क्लियर है, मुझे लगता है सभी भाई मेरे समझ गए हैं। आगे चलेंगे हम, सवाल नंबर 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। बताइए जी इसका मान क्या है। हाँ 5 की पावर 1/4 -1 इंटू 5 की पावर 3/4 प्लस 5 की पावर 1/2 प्लस 5 की पावर 1/4 प्लस 1। देखो ये 5 की पावर 1/4 -1 का ही खेल है। कॉन्सेप्ट दिख रहा है आपको क्या, नहीं पता होगा आपको शायद कॉन्सेप्ट। मेरे भाई मैं आपसे कहूं x की पावर 4 -1 क्या होता है जरा बताना। तो 1 का मतलब 1 का स्क्वायर, x की पावर 4 -1 को हम लोग लिख सकते हैं x स्क्वायर -1 गुणा x स्क्वायर प्लस 1। यही है a माइनस बी गुणा a प्लस बी, x की पावर 4 -1 हो जाएगा। ये x स्क्वायर -1 को हम फिर से लिख सकते हैं x -1 इंटू एक्स प्लस 1, x -1 इंटू एक्स प्लस 1। क्लियर है, आप बोलोगे हाँ सर, इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। सुनना, ये कॉन्सेप्ट आपने नहीं सीखा होगा शायद अलजेब्रा का। इन दोनों की गुणा कर लो क्योंकि दोनों प्लस में हैं, तो x -1 इंटू मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, x गुणा एक्स स्क्वायर x क्यूब प्लस 1 गुणा एक्स स्क्वायर
एक्स स्क्वायर, एक्स गुणा 1 एक्स प्लस 1 गुणा 1 1, ये आ गया। यही तो एक्स की पावर 4 माइनस 1 का कंसेप्ट है। क्या आपको पेपर में यही सवाल नहीं दे रखा मेरे भाई? मॉक में मैंने यही सवाल नहीं डाला इसी पे भाई? यहां पर बस एक्स की जगह क्या लिखा हुआ है? एक्स की जगह लिखा हुआ है 5 की पावर 1/4 एक्स माइनस 1। ये एक्स का क्यूब देखो पावर 3 हो गया, ये पावर 1/4 का स्क्वायर 5 की पावर 1/4 का स्क्वायर हो गया 5 की पावर 1/2। ये आपका एक्स है, ये +1 है। बताइए, यानी कि दिस इज नथिंग बट, कितना गजब का सवाल है, एक्स की पावर 4 माइनस 1। बोलो हां। तो यहां पावर 1/4 गुणा 4 क्या हो जाएगा? पावर 1, यानी कि 5 माइनस 1 4 इस सवाल का आंसर है। बताइए जी, ऑप्शन नंबर सी। तो मैं कॉन्सेप्ट भी सिखा रहा हूं आपको, साथ साथ सवालों में केवल सवाल नहीं करवा रहा। ये देखिए सवाल नंबर 8, एडीक्यूटी ने जो पेपर कराया था मध्य प्रदेश में पुलिस का, उसमें ये वाला सवाल आया था। अब आप तक तो ये सवाल नहीं पहुंचेगा, हम मेरे पास है सवाल बेटा, तो हम आपको करवा दे रहे हैं, आप लपेट लो जल्दी से। एक सुनार 4 टाइप की गोल्ड रिंग दिखाता है कस्टमर को हुज वेट इज 10 ग्राम, 14, 18 और 20 ग्राम रेस्पेक्टिवली। इतनी मोटी मोटी रिंग कस्टमर दिख रहा। गोल्ड एक्सीलेंस इन इट इज 24 कैरेट, 20 कैरेट, 16 कैरेट, 12 कैरेट। देखिए गोल्ड की प्योरिटी नापी जाती है कैरेट में। गोल्ड की प्योरिटी 24 कैरेट सबसे प्योर गोल्ड होता है, 20 कैरेट मतलब थोड़ी सी मिलावट है। कस्टमर चारों अंगूठी खरीदता है एंड मेल्टेड देम, उनको पिघलाता है और एक बड़ी रिंग बनवाता है। अच्छा, ओ बड़का, शायद अंगूठा में मोटी सी अंगूठी पहनेगा वो, है। तो आपसे पूछा है बड़ी रिंग की एक्सीलेंस क्या होगी? जो बड़ी रिंग उसने बनाई है उसकी प्योरिटी क्या है? बताइए मेरे भाई, कुछ नहीं करना, चारों अंगूठियों को मिला दिया तो टोटल यहां पे भाई वेटेड एवरेज से करेंगे, कुल कितनी अंगूठी बन जाएगी? 10, 14, 18, 20 है ना। 10, 14, 24, 18, 42 और 20, 62। 62 ग्राम की टोटल अंगूठी बन गई। पहली अंगूठी 10 ग्राम की है मेरे भाई, उसमें प्योरिटी कितनी है? 24 कैरेट। 24 कैरेट तो 10 गुणा 24 आ गया 240 कैरेट, प्लस दूसरी 14 ग्राम की है, उसकी प्योरिटी है 20 कैरेट, 14 गुणा 20 280, 280 हो गया, प्लस तीसरी अंगूठी 18 ग्राम की, उसमें कितनी प्योरिटी है? 16 कैरेट। तो 18 गुणा 16 कितना आएगा? 180 और 108, 288 आ गया, 288 कैरेट। चौथी अंगूठी 20 ग्राम की, प्योरिटी है 12 कैरेट, तो 20 गुणा 12 240 आ गया। तो 240 प्लस 240 480, 480 प्लस 280 760, 760 और 288। 760 में पहले 200 जोड़ो, 960, 960 में 88 जोड़ना है तो पहले 40 जोड़ लो, 1000, 1048, 1048 बटे 62 आ गया, जो कि 2 से कट जाएगा, 524 बटा 31 कैरेट। ये चारों अंगूठी को मिलाकर जो उसने बना दिया अंगूठा, पता ना क्या बन गया होगा वो, उसकी प्योरिटी आ गई। आंसर काफी नजदीक है, तो 31 एकम 31 बच जाएगा यहां से प्यारे दोस्तों 21, 214 बच गया। तो 31 सत्ते तो 217 होता है, यानी कि 6 बार जाएगा 31 छिक्का, यानी कि 17 से करीब आएगा, 17 से हल्का सा कम, ये वाला आंसर होना चाहिए, सी ऑप्शन, 16.9 के करीब। 31 से कम 31, 21 बचेगा, 214, 31 सत्ते 217 होता है, यानी कि 17 से हल्का सा कम आएगा, 16 पॉइंट समथिंग। देख लो बेटा आप, सवाल नंबर है 9। आ जाओ जी, क्वेश्चन करेंगे। आसान सवाल भी, हर तरह के सवाल होने चाहिए। अगर आइडियल पेपर वही है, चारों ही सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं मैं, अगर 25 क्वेश्चन है तो उसमें निहायत 15 सवाल आसान हो, 5 सवाल मॉडरेट हो और 5 सवाल डिफिकल्ट हो, जो गधा घोड़ा अलग अलग कर दें, तब एक बैलेंस पेपर बनता है। 2 रेलगाड़ी एम और एन एक खंबे को 30 और 1 मिनट 45 सेकंड में पार करती हैं। रेलगाड़ी एम की लंबाई रेलगाड़ी एन की लंबाई आधी है। एम और एन की स्पीड का रेशियो ज्ञात कीजिए। इस सवाल में कुछ नहीं है, एम की लंबाई एन के आधी है, यानी कि एम एन की लंबाई का रेशियो 1:2 है, यह लेंथ का रेशियो है।
खंबे को पार करने में कितना समय लेती है? पहली रेलगाड़ी 30 सेकंड लेती है, दूसरी रेलगाड़ी लेती है 1 मिनट। 1 मिनट यानी कि 60 और 45, 105 सेकंड। यानी कि खंबे को पार करने में उन्हें कितना टाइम लगता है? टाइम का रेशियो 15 दूनी 30 और 15 सत्ते 105, 2 रेशियो 7 है मेरे भाई। दोनों रेलगाड़ी की स्पीड का रेशियो क्या आएगा? डिवाइड कर दो, लेंथ को टाइम से डिवाइड कर दो, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई, 7 एकम 7, 2 दूनी 4, 7:4। इस सवाल का आंसर है बी ऑप्शन। 10वां सवाल, किसी नाव की शांत जल में गति 24 किलोमीटर पर आवर, बोट की स्टिल वाटर में स्पीड x का मान है। देन द रेशियो ऑफ डाउनस्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम ऑफ बोट इज 5:3। डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम की स्पीड का रेशियो 5:3 है। धारा की गति y का मान पूछा है। निहायत ही आसान सवाल बच्चों, ये भी एडिक्विटी के ही जो पेपर है उन्हीं का सवाल है भाई। डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम की स्पीड का रेशियो दिया है, तो यहां से x का मान क्या आएगा? रेशियो में निकालो ना, d + u/2, 5 + 3 8/2 4, ये x का मान आएगा रेशियो में। जबकि 4 की वैल्यू दे रखी है 24 किलोमीटर पर आवर। तो दोस्तों कितना हो गया? 6 गुना। आपसे पूछा धारा की चाल, धारा की चाल क्या आएगा? d - u/2, 5 - 3 2, 2/2 1 यूनिट। तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 6 किलोमीटर पर आवर। आंसर आ गया बी ऑप्शन। बताओ कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी ना? सवाल नंबर 11 बनाइए बच्चे। सर्कल के सापेक्ष बिंदु 1 2 की स्थिति क्या है? आपको एक सर्कल दिया है, सर्कल की इक्वेशन बताइए, या एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सवाल है। बोला इस सर्कल के अनुसार पॉइंट 1 2 कहां है, यानी कि क्या ये पॉइंट 1,2 इस सर्कल के अंदर आएगा, सर्कल के ऊपर आएगा, या सर्कल के बाहर आएगा? ये मतलब है सवाल का। ठीक है जी, आपको कोई यहां पे ग्राफ व्राफ नहीं बनाना। कभी भी ऐसा सवाल आए कि किसी पॉइंट की लोकेशन बतानी है सर्कल के अबाउट, तो जैसे यहां पे पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं 1 और 2, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, ये आप इस सर्कल की इक्वेशन में रख दो। आप x की जगह 1, y की जगह 2 रखो। 1 का स्क्वायर 1, y की जगह 2, 2 का स्क्वायर 4, x की जगह 1 माइनस का 3, y की जगह 2, 2 चौक 8 + 1, ये आएगा भैया। तो आएगा 4 1 5 और 1 6, 6 - 11 माइनस का 5 आ गया। फिर से देख लेते हैं एक बार, 1 + 4 -3 -8 + 1, ठीक है, 5 और 1 6, यस -5, निगेटिव आ गया। तो जब आप ये रख लेंगे तो आपको चेक करना निगेटिव आ रहा है। अगर निगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब पॉइंट जो है सर्कल के अंदर है। अगर ये 0 आ जाता तो पॉइंट सर्कल के जस्ट ऊपर होता। अगर ये पॉजिटिव आ जाता तो पॉइंट फिर सर्कल के बाहर होता। ये पूरा कंसेप्ट हमने आपके सामने बता दिया। एक सवाल एक कॉन्सेप्ट। आ जाइए सवाल नंबर 12 करो बच्चों। एक कार कोई सर्टेन डिस्टेंस 9 से ही 1/3 घंटे में तय करती है। अगर कार की स्पीड 9 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दी जाए तो इसी दूरी को तय करने में पहले से 80 मिनट कम समय लगता है। कार द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें। दूरी आपसे पूछा है, बहुत बढ़िया। देखो 80 मिनट का क्या मतलब होता है? 80/60 यानी कि 4/3 आवर। 80/60 यानी कि बच्चे 4/3 आवर। एक बात बताओ, एक कार कुछ दूरी जाती है 9 सही 1/3 घंटे में। 9 से 1/3 मतलब 3 नाम 27 और 1 28/3 घंटे में। एक कार सर्टेन डिस्टेंस इतने टाइम में जाती है। अब हमने कार की स्पीड बढ़ा दी, स्पीड बढ़ा दोगे, फास्ट चलाओगे तो कार जल्दी पहुंच जाएगी। 4/3 घंटे कम लगता है अब, है ना। 28/3 घंटे लगता था, अब 80 मिनट यानी कि 4/3 घंटे कम लगता है। अब कितना समय लगता है? 24/3। अब कार को 8 घंटे का समय लगता है मेरे भाई सेम डिस्टेंस जाने में। सेम डिस्टेंस दूरी पूछा है बेटा, आपको ना टाइम दिया गया, सवाल में टाइम दिया गया, डिस्टेंस निकालनी है। तो अगर स्पीड पता चल गई कार की तो सॉल्व नहीं हो जाएगा क्वेश्चन। देखिए आप डिस्टेंस तो सेम जा रहे हो, सेम डिस्टेंस जाने में अब आपको 80 मिनट कम लगता है पहले से, अगर आप कार की स्पीड 9 किलोमीटर पर आवर बढ़ा देते हैं। अगर डिस्टेंस सेम है तो स्पीड टाइम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। टाइम का रेशियो क्या है? चलो अलग से लिख लेते हैं। टाइम का रेशियो भाई 28/3 घंटे था, अब समय लग रहा है 8 घंटे। टाइम का रेशियो है 4 7 28, 4 दूनी 8 यानी कि 7 रेशियो, ये 3 दूनी 6। टाइम का रेशियो 7 6 है।
अगर टाइम का रेशियो 7:6 है तो स्पीड का रेशियो रिवर्स होगा 6:7 कार की। यानी कि अगर स्पीड पहले 6 थी बच्चों तो 6 से 7 हो गई, तो स्पीड कितनी बढ़ाएगी? एक बढ़ाएगी। जबकि सवाल के अनुसार स्पीड बढ़ाई कितनी गई? 9 किलोमीटर पर आवर। कहीं से सॉल्व कर लो, चाहे पहले से चाहे दूसरे से, दोनों से डिस्टेंस आ जाएगा। एक की वैल्यू 9 है तो 7 की वैल्यू कितनी है? 63 किलोमीटर पर आवर। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जब कार 63 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है तो उसे डिस्टेंस कवर करने में 8 घंटे लगते हैं। तो डिस्टेंस है कितनी मेरे प्यारे भाई? स्पीड गुणा टाइम, 63 गुणा 8, ये किलोमीटर आ जाएगा, जो कि आएगा 480 और 24, यही आ गया भैया 504 किलोमीटर आंसर। 504। अच्छा सवाल है। ऑप्शन से भी देख सकते हैं 9 का मल्टीपल आएगा। आइए सवाल नंबर 13, 55 क्यूब प्लस 17 क्यूब माइनस 72 क्यूब, और ये बताओ जी इसकी वैल्यू क्या आएगी? और देखो इसका मान तो सीधा 0 है। हर सवाल नहीं होता बेटा टफ पेपर में, ये तो माइक्रो सेकंड में होने वाली चीज है। 0 0 0 0 क्यों मेरे भाई? देखो ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब नहीं दिख रहा आपको? 55 का क्यूब प्लस 17 का क्यूब अभी, और ये -72 का क्यूब है ना, ये तो -72 का होल क्यूब लिख सकते हैं, और प्लस समथिंग समथिंग समथिंग, ये 201960 है भाई। अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पे ये 55, 17 और -72, ए प्लस बी प्लस सी 0 है। यहां पे इन तीनों संख्याओं का सम 0 है। 55 प्लस 17 72 -72 0। और आपको पता है अगर a प्लस बी प्लस सी 0 है तो मेरे भाई a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc की वैल्यू भी 0 ही आएगी, ये भी 0 होगा। बस यहां सी की जगह माइनस का 72 है, तो जब यहां -72 रखेंगे तो माइनस गुणा माइनस यहां पे प्लस आ जाएगा। ठीक है ना, चेक करने की जरूरत नहीं और कुछ सवाल नहीं होगा बेटा, यही होगा। क्योंकि देखो यूनिट डिजिट तो 5 दूनी 10, 0 बनना चाहिए, 0 बन रहा है, बिल्कुल ठीक यही होगा। इनकी गुणा भी करेंगे, 3 गुणा 55 गुणा 17 गुणा 72 यही आएगा, क्योंकि यूनिट डिजिट देखो 5 दूनी 10, 0 मैच कर रहा है एंड में। अच्छा सवाल आगे चले, 14 नंबर, एम एन और ओ की इनकम का रेशियो 4 5 7 है, उनके खर्चों का रेशियो 2 3 5 है। बोला है अगर ओ की सेविंग 450 रुपए है, टोटल 9450 की इनकम में से, तो एम और एन की बचत का रेशियो बताओ। बहुत बढ़िया भैया, 3 लोग हैं, एम एन और ओ, अलग अलग, बेचारे गरीब लोग हैं मेरी तरह है भाई। इन तीनों लोगों की इनकम का रेशियो 4 5 7 है। देखो कितने गजब गजब के सवाल हम आपके लिए लाते हैं मेरे भाई, और रेलेवेंट। मैं सवाल टफ भी डालूं तो भी इररिलेवेंट नहीं होता मेरे भाई, क्योंकि मैं उसमें कुछ ऐसा फ्रेम करता हूं, ऐसा डाटा सेट करता हूं, इस तरीके से प्रेजेंट करता हूं कि बच्चे को मेहनत करनी पड़ेगी, और ऐसा ही होना चाहिए। इनकम का रेशियो 4 5 7 है, उनके खर्चे का रेशियो 2 3 5 है, 3 लोगों की। सवाल में पूछा है एम और एन के बचत का अनुपात, बचत का अनुपात आपसे पूछा है इस सवाल में। ओके, सवाल है 9450 रुपए में से ओ 450 कमाता है। देखो पूरी कैलकुलेशन नहीं करनी, यहां पे ओ के बारे में बोला गया है, यानी कि अगर ओ की इनकम 9450 रुपए है इनकम, तो उसमें से ये 450 रुपए बचा रहा है, यानी कि ओ खर्च कितना कर रहा है? 9000 रुपए। ओ खर्च कितना कर रहा है मेरे भाई? 9000 रुपए खर्च कर रहा है कि नहीं? 9450 रुपए में से हमारा ओ नाम का ये महापुरुष 450 बचाता तो 9000 खर्च कर रहा है, तो रेशियो कितना आएगा भाई? 450 और ये 21, यानी कि ओ की इनकम अगर 21 है तो खर्चा 20 होना चाहिए। ओ की अगर इनकम 21 है तो खर्चा 20 होना चाहिए। क्या ऐसा है? क्या ऐसा है? नहीं भैया, नहीं है तो करना पड़ेगा और आसानी से हो जाएगा मेरे भाई, यानी कि ये सवाल है लल्लू पल्लू।
ओ की इनकम अगर 21 है तो खर्चा 20 होना चाहिए। इनकम है 7, 7 को 21 बनाने के लिए किससे गुणा करनी पड़ेगी? 3 से। खर्चा 20 होना चाहिए। ओ का खर्चा है 5, 5 को 20 बनाने के लिए किससे गुणा करनी पड़ेगी? 4 से। ओ की इनकम 7 × 21, खर्चा 20। रेशो को किसी नंबर से गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, घटा दो। इनकम में से खर्चा घटा दो, आ गई बचत। एम की इनकम 4 × 12, 12 में से खर्चा 2 × 8, 12 में से 8 घटाइए, बचत 4। एन के बारे में, एन की इनकम 15, 15 में से खर्चा 12, 15 में से 12 घटाएंगे 3, यानी कि 4:3। केवल एम और एन के बारे में पूछा था, डी ऑप्शन। ठीक है जी। एक बात और मेरे भाई की, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी बहुत पेपर में आएगा, स्टैटिक्स भी आएगा। हमने अपने चैनल पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की वीडियो डाल दी है। अगर किसी बच्चे ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति बिल्कुल नहीं पढ़ी, तो क्यों अपने पेपर में 2 सवाल गलत करवाने के चक्कर में लगे हुए हो? जाइए, पूरी जो हमारी पेड बैच की जो क्लास है भैया, एप्लीकेशन की बैच की, वो फ्री कर दे सब बच्चे के लिए। बहुत बेसिक से बहुत धीरे धीरे समझाया है ना? और इससे बाहर कुछ नहीं है। सारे कॉन्सेप्ट टाइप, हर चीज को मैंने लिख लिख के बताया। 140 से ज्यादा इस क्लास में सवाल है, जाके देख लीजिएगा बच्चों। ठीक है। और पूरा अर्थमेटिक मैथ हमने करा दिया है यूट्यूब पर फ्री, है ना? 30 डेज मैथ संपूर्ण बैच में, परसेंटेज रेशियो डिस्काउंट, ये सारी क्लास देख लो भाई, अमृत है। बहुत ही ऊपर लेवल तक हमने चीजें पढ़ाई हैं, बेसिक से कंसेप्ट कवर करते हुए। जो मिसिंग है मेरे भाई यूट्यूब पर, ये क्लासेस देख लीजिएगा आप लोग। ओके, अर्थमेटिक मैथ के लिए आ जाओ। 14 सवाल हो गया, आ जाते हैं सवाल नंबर 15। बताइए जी इसका क्या आंसर है फटाफट। ये सवाल सीडीएस के पेपर का है बंधु, लेटेस्ट। ए लैंप इज केप्ट ऑन ए वर्टिकल पोल। एक लैंप वर्टिकल पोल पे रखा गया है। द हाइट ऑफ द लैंप अबव द ग्राउंड इज 5√3/2 मीटर। ओके। The perpendicular distance of the bottom of the pole from two adjacent walls meeting perpendicularly are 0.7 meter and 2.4 meter. What is the distance of the top of lamp from the corner point of the walls on the ground? गजब सवाल। मान लो मेरे प्यारे भाई, ये ना एक, मान लो ये पोल है, मान लो पोल है, और इसके ऊपर जो है एक लैंप है। ये लैंप, ये तो बोला गया है, एक लैंप रखा गया वर्टिकल पोल पर। जो लैंप के टॉप की हाइट है ग्राउंड से 5√3/2 मीटर है। तो इसकी जो हाइट है ग्राउंड से वो कितनी है? 5√3/2 मीटर है। बोलो हाँ। इसी को कोई तकलीफ? आप बोलोगे नहीं सर। अब ना दो दीवार हैं जो हैं दो, ध्यान सुनेगा। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द बॉटम of the pole from two adjacent walls meeting perpendicularly। ये पोल का बॉटम है। अब मेरे दोस्तों, इस पोल के बॉटम की दो परपेंडिकुलर दीवार हैं। जैसे आप अपना कमरा देखो, एक कमरे का कोना देखो, उस कोने में दो दीवार आके मिले 90 डिग्री के कोने पे। अब मेरे दोस्तों, दीवार का बिल्कुल आपको नीचे का फर्श देखना है, फर्श। तो ऐसे समझ लीजिए मेरे प्यारे भाई कि ये समझ लो आप, ये समझ लो कि ये दो दीवार है। हालांकि चित्र यहां पे इसका 3D तरीके से होगा, 3D तरीके से। तो इन दोनों दीवारों से मेरे प्यारे भाई यहां पे जो पोल का ये जो पोल का ये जो बॉटम है, इसकी जो डिस्टेंस है 0.7 और 0.25। जैसे ये वाली दीवार है, इस वाली दीवार से डिस्टेंस कितनी है? 0.7 हो गई। ये वाली दीवार है, इस वाली दीवार से डिस्टेंस कितनी होगी मेरे प्यारे भाई? 2.4 होगी, 2.4 होगी। तो ये दोनों दीवारों का कॉर्नर हो गया यहां पे। अब इस कॉर्नर से इस पोल के बेस तक की डिस्टेंस कितनी आ जाएगी? फिर बताओ। 7, 24, 25 ट्रिपलेट होता है अभी। अगर ये 0.7 है तो ये भी तो 0.7 आ जाएगा सामने। 7, 24, 25 अभी दशमलव लगा हुआ, यानी कि 2.5 आ गया, 2.5 आ गया। तो आपसे पूछा है जमीन पर दीवार के कोने बिंदु से लैंप के शीर्ष की दूरी। यह जमीन पर दीवारों का कोने वाला बिंदु है, इससे लैंप के शीर्ष तक की दूरी, यानी कि यह दूरी आपको बतानी है दूरी। तो क्या आपको हवा में राइट एंगल ट्रायंगल नहीं दिख गया? ये 90 डिग्री का कोण हो गया। क्या आपको यहां पर ये हवा में
है ना, एक राइट एंगल ट्राइंगल नहीं दिखेगा, आंख बंद करके देखो, ये दीवारों का दोनों दीवार यहां पे मिले 90 डिग्री कोण पे, कोना है, ये खंबा खड़ा है, अगर इस कोने से उस खंबे के टॉप को देखूंगा तो राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा कि नहीं बनेगा मेरे भाई? बोलो, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मजा आ गया करके, इसको भूल जाओ यहां से, ठीक है, कंफ्यूज करेगा ये आपको। चल इस राइट एंगल ट्राइंगल पे ध्यान दो। अच्छा, पाइथागोरस थ्योरम ही तो लगाने, ये डिस्टेंस आपको बतानी, ये डिस्टेंस तो ये 2.5, 2.5 का मतलब 5/2, 2.5 मतलब 5/2, ये 5/2 का 1 गुना, ये 5/2 का √3 गुना, तो देखो 5/2 गुणा यहां भी है, 5/2 गुणा यहां भी, 5/2 तो आएगा ही आएगा, ठीक है, यहां 5/2 में 1 से गुणा या √3 से गुणा है, तो स्क्वायर कर देंगे, 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, यानी कि 1 + 3 4, 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि 5 मीटर आंसर है ना। तो दीवार के इस कोने से पोल के टॉप तक की दूरी 5 मीटर आ गई, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ओके। हाँ जी, आप अगर एप्लीकेशन पे जाएंगे लाइव टेस्ट में, रिफ्रेश करें तो, हाँ, ये टेस्ट है एसएससी सीजीएल टियर 1 2025 ऑल इंडिया लाइव टेस्ट 11। इससे पहले हम 10 लाइव टेस्ट करा चुके हैं फ्री में, टॉप नॉच लेवल के, ये 11वां है, ये पहले आप लाइव टेस्ट लगा लो पूरा का पूरा, उसके बाद अगर आप ये वीडियो देखेंगे सॉल्यूशन की, और भी बहुत सारे लोग सॉल्यूशन कराते हैं, तो आपको और ज्यादा फायदा होगा, ठीक है जी। एप्लीकेशन पे जाके लगा लेना मॉक टेस्ट। 16वां सवाल देखेंगे जी, सर्कल पर 1500 मीटर की रेस में ए और बी एक ही टाइम पर एक ही पॉइंट से 27 और 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक साथ दौड़ना शुरू करते हैं। अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं तो कितने समय के बाद पहली बार स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे? देखो भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता, दो लोग दौड़ रहे हैं तो आप ये पता लगाओ कि एक राउंड कंप्लीट करने में सर्कुलर ट्रैक पर उनको कितना टाइम लगता है, एक राउंड कंप्लीट करने में। 1500 मीटर का मतलब हो गया 1.5 किलोमीटर, 1500 बटे 1000, ये 1.5 किलोमीटर की रेस जो है, 1.5 किलोमीटर की रेस करता है 27 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ऐसे ही यहां पर बी 1.5 किलोमीटर की रेस कवर कर रहा है सर्कुलर ट्रैक पर, है ना, 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो ए को एक राउंड में इतना टाइम लगेगा, टाइम बराबर डिस्टेंस बटे स्पीड, बी को इतना टाइम लगेगा, ये आ जाएगा भैया डेसिमल से यहां पे 0, तो आ जाएगा 1/18, डेसिमल से यहां 0 तो आ जाएगा 1/30। तो मेरे दोस्तों स्टार्टिंग पॉइंट पर ये लोग पहली बार कब मिलेंगे, ये होगा इनका एलसीएम। और आपको पता है ये फ्रैक्शन है, इनका एलसीएम कैसे आएगा? अगर फ्रैक्शन है तो जो इनके अंश है 1 और 1, इनका एलसीएम ले लो 1, और जो उनके डिनोमिनेटर है, जो इनके हर है, उनका ले लो आप एचसीएफ। 18 और 30 दोनों का एचसीएफ आ जाएगा मेरे भाई 6, 1/6 आवर, ठीक है मेरे दोस्तों। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, ये आवर में आएगा कि यहां पे मैंने सब कुछ किलोमीटर में, किलोमीटर पर आवर में रखा, 1/6 आवर को 60 से गुणा करेंगे, यानी कि 10 मिनट आंसर है सवाल का, ठीक है, आसान है, हो गया, कुछ नहीं करना, बस एक राउंड का टाइम निकालो। देखिए लेटेस्ट रेलवे में तो हमेशा से स्टैटिक्स आता है, एसएससी वाले बच्चे ही इग्नोर कर लेते कि मेंस में पढ़ेंगे। बच्चों का माइंडसेट ऐसा है कि ये मेंस का चैप्टर है तो प्री में इसकी तरफ झांक के देखना भी नहीं है, वो प्रैक्टिस भी ऐसे करते हैं पीवाईक्यू की किताब से, यार ये तो मेंस का सवाल है, अभी तो प्री देना ना, ये क्यों करें, मेंस बाद में करेंगे। ये प्री और मेंस को अलग अलग छांटने की जो आदत है, ये आधे बच्चों की तैयारी को अधूरी रखती है मेरे दोस्त, नहीं करना चाहिए। पूरा पढ़ो, जो भी पढ़ो एक बार में अंत तक पढ़ो, वरना बिल्कुल मत पढ़ो। एक ग्रुप में 6 लोग हैं, इनकी एज आपको दी है, एज, उनकी एज का स्टैंडर्ड डेविएशन आपसे पूछा, स्टैंडर्ड डेविएशन, और आंसर अप्रॉक्स में। स्टैंडर्ड डेविएशन बाद में निकालना, पहले आप इनकी एवरेज एज निकालो, इनका मीन निकालो, टोटल जोड़ लीजिए, 25 और 35 60, 60 और 40 100, 100, ठीक है ना, ये 60 और 40 100 और 30 130, 130 और 50 180, 180 और 45, 180 और 45 आ जाएगा 225। ये टोटल आ गया, कितने हैं भैया, 6 लोग हैं, बटे 6, ये चला जाएगा आपका 3 से, 75/2, ये 75/2 आ जाएगा ईयर्स, ये आ गया। अब आपको कुछ नहीं करना मेरे भाई,
अगर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन, तो आप एवरेज से हर एक को कंपेयर करो और कंपेयर करके जो है आप उसका स्क्वायर करना है, कंपेयर करके स्क्वायर करना है। जैसे 75/2 को अगर आपने 37.5 लिख लिया, 37.5 भी लिख सकते हो पर फ्रैक्शन में ही कर लेते हैं। 75/2 से 25 कितना कम है? जैसे 75/2 है, इससे 25 कितना कम है? 25/2 कम है। तो 25/2 का स्क्वायर कर लो, 625/4। ऐसे 75/2 से 30 कितना कम है? तो आ जाएगा 15/2 कम है। 15/2 का स्क्वायर 225/4। 75/2, 37.5 से 35 कितना कम? 2.5 कम है। 2.5 मतलब 5/2 का स्क्वायर 25/4। 75/2 से 40 कितना ज्यादा है? 5/2 ज्यादा है। 5/2 का स्क्वायर 25/4। उसके बाद 75/2 से 45 कितना ज्यादा है मेरे दोस्तों? 15/2 ज्यादा है। 15/2 का स्क्वायर 225/4। उसके बाद 75/2 से 50 कितना ज्यादा है मेरे दोस्तों? 25/2 ज्यादा है। 25/2 का स्क्वायर 625/4। ये आ गया बच्चे, ये आ गया। आप सबको कंपेयर किया, कंपेयर करके आपको इसका स्क्वायर करना है, स्क्वायर करना है। कितनी संख्याएं हैं? 6 लोग है ना, 6 लोग है ना, 6 वैल्यूज हैं। 6 से डिवाइड करो, ये तो आ जाएगा वेरिएंस, इसका अंडर रूट ले लेंगे, ये आ जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन। ये स्टैंडर्ड डेविएशन है बच्चे। आगे समझ में? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। तो 625 625 1250, 225 225 450, यानी कि 1200 400 1600 1700 हो गया। और 25 25 50 1750 बटे 4 आएगा, 4 6 24, 1750 बटे 24 आ गया, ये अंडर रूट में। ठीक है, तो डिवाइड कर लेते हुए 24 सत्ते 168, 168 के बाद 7 जीरो बच गया, 7 जीरो, 24 तिया 72, एप्रोक्स अंडर रूट 73। 73 का अंडर रूट 8 से बड़ा आएगा, 9 से कम आएगा। ये वाला आंसर है 8.54। ये आंसर आ गया 8.54 इज द आंसर। 8 से बड़ा, 9 से छोटा। आइए, एक परिवार 30 किलो चावल की खपत करता है। अच्छा, अगर दाम 15% बढ़ जाए तो परिवार चावल में कितनी कमी करे कि खर्च केवल 3.5% ही बढ़े? देखो, मान लो पहले चावल का प्राइस था 100 रुपए किलो, अब चावल का प्राइस 100 से 15% बढ़ के 115 रुपए किलो हो गया। अब 1 किलो चावल 115 रुपए का है। परिवार बोला ऐसी तैसी मैं तो ना खाऊं इतना। परिवार अपना खर्चा केवल 3.5% ही बढ़ाता है। 100 रुपए से 3.5% ज्यादा परिवार खर्च जो है केवल 103.5 ही करता है। 115 की बजाय परिवार 103.5 का ही चावल खा रहा है, यानी कि कितना मेरे भाई? 11.5 रुपए कम। कितने पर? 115 रुपए पर। परसेंटेज में कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 10%। 10% आ गया। क्लियर है? आप बोलोगे यस सर। तो परिवार को अपनी खपत में 10% की कमी करनी चाहिए, चावल की खपत में। 19वां सवाल देखेंगे। एक हवाई जहाज कांस्टेंट हाइट एच पर उड़ रहा है। 10 बजे इट अपीयर्स एलिवेशन एंगल 30 डिग्री। 1 मिनट के बाद एलिवेशन एंगल हो जाता है 60 डिग्री। 60 डिग्री हो गया, यानी कि एलिवेशन एंगल बढ़ गया, हवाई जहाज नजदीक आ गया होगा। ओके, अगर हवाई जहाज की स्पीड 960 किलोमीटर पर आवर है तो एच का मान बताइए। रेलवे जेई के पेपर का सवाल है ये, जबरदस्त क्वेश्चन है। कैसे करेगा? मान लीजिए मेरे दोस्तों एक ग्राउंड लेवल है, मान लो बच्चों एक ग्राउंड लेवल है और यहां पे ये एक हवाई जहाज उड़ रहा है। ये हवाई जहाज जो है, अच्छा पहले तो दूर से उड़ाते ना, ये हवाई जहाज ऐसे उड़ रहा है और आप इस हवाई जहाज को एच हाइट पर उड़ रहा है। ये हवाई जहाज कितनी हाइट पर उड़ रहा है? एच हाइट पर ये हवाई जहाज उड़ रहा है फिक्स। ठीक है जी, आप बोलोगे यस सर। 10 बजे 30 डिग्री का एलिवेशन एंगल पर दिखाई देता है। जमीन से देखो तो 10 बजे एलिवेशन एंगल जो है यहां पे जमीन से वो 30 डिग्री का है। 1 मिनट के बाद 60 डिग्री के एलिवेशन एंगल पर दिखाई देता है। एलिवेशन एंगल बढ़ गया, यानी कि हवाई जहाज नजदीक आ गया होगा यहां पर। और भाई हवाई जहाज तो कांस्टेंट हाइट एच पर ही उड़ रहा है। अब हमने सेम यहां पॉइंट पी से देखा, मान लो तो ये हवाई जहाज का एलिवेशन एंगल अब बढ़ गया। ये एलिवेशन एंगल जो है बढ़ गया, पहले 30 डिग्री था, अब बढ़ के ये 60 डिग्री का हो गया, 60 डिग्री का हो गया।
आप बोलोगे सर ऑस्कर गोस टू यू। हवाई जहाज की स्पीड 960 किलोमीटर पर आवर है, एच का मान बताओ। यानी कि हवाई जहाज 1 मिनट में मेरे दोस्तों यहां से यहां तक आया, 1 मिनट के अंदर अंदर, 1 मिनट में। बताओ 1 मिनट में हवाई जहाज कितनी डिस्टेंस चला होगा। अगर हवाई जहाज की स्पीड 960 किलोमीटर पर आवर है, ये डिस्टेंस चला हवाई जहाज 1 घंटे में, तो 1 घंटा मतलब 60 मिनट में, 60 मिनट में इतना चला, तो 1 मिनट में कितना चला होगा मेरे भाई, डिवाइड कर देंगे 16 किलोमीटर, यानी कि 16 किलोमीटर की डिस्टेंस है ये हवाई जहाज की, यहां से यहां तक की ये डिस्टेंस 16 किलोमीटर है। एच का मान आपसे पूछा, बताइएगा कैसे करेंगे। एक्चुअली बच्चों यहां पर आपको दो दो राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं, दो दो राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है जी। इनमें आपको मेरे प्यारे भाई 30 डिग्री के सामने 1 होता है, 60 डिग्री के सामने √3, 90 डिग्री के सामने 2 है। यहां देखो 30 डिग्री के सामने 1 है, 60 के सामने √3, मैंने √3 मान लिया कि √3 है। छोटे ट्राइंगल में 60 डिग्री के सामने √3 है, तो 30 डिग्री के सामने क्या आ जाएगा, यहां से यहां तक 1 आ जाएगा, 1। अब बड़े वाले राइट एंगल में देखो ये रेशियो आएगा। बड़ा वाला राइट एंगल कौन सा भैया, बड़ा वाला राइट एंगल यानी कि ये वाला। इस वाले राइट एंगल में देखो, इस वाले राइट एंगल को जब आप देखोगे तो यहां 30 डिग्री के सामने ये √3 है, ये भी √3 है 30 डिग्री के सामने, ये वाला एंगल 60 डिग्री होगा। 60 डिग्री के सामने क्या आएगा, √3 का भी √3 यानी कि 2, √3 का भी √3 यानी कि सॉरी 3 आएगा, ये 3 आएगा। ये पूरा 3 यूनिट है, 1 यूनिट है, तो कितना बचा, ये बचा आपका 2 यूनिट, यानी कि 2 यूनिट की वैल्यू 16 किलोमीटर है, 8 गुना, तो √3 की वैल्यू भी 8 गुना, 8 √3 किलोमीटर आ गया। ये 8 √3 किलोमीटर एच का मान आ गया। खेल खत्म, कुछ था ही नहीं इसमें, बेवजह की परेशान हो रहे हैं। √3 की अप्रोक्स वैल्यू 1.73, 17 8 136 यानी कि 13 के करीब, ये रहा बी ऑप्शन। ठीक है, सवाल नंबर 20, a/b प्लस b/c प्लस c/a 11 है, ओके। b/a प्लस c/b प्लस a/c 8, तो इसका मान बताओ भाई। ये समझो कुछ भी नहीं है, ये इसी का स्क्वायर ही तो है, कई बार करवा चुका हूं। अगर ये a/b x है, ये b/c y है, c/z है, तो ये x प्लस वाई प्लस जेड 11 दिया। ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर क्या आएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड, ट्वाइस ऑफ एक्स वाई, यानी कि इन दोनों की गुणा करो। जैसे उन दोनों गुणा करेंगे, बी से बी कट जाएगा, a/c प्लस वाई जेड। जैसे आप इन दोनों की गुणा करोगे, सी से सी कट जाएगा, b/a प्लस z/a। जैसे आप इन दोनों की गुणा करेंगे प्यारे भाई, a से a कट जाएगा, c/b। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, ये आ गया। अब यहां पे केवल वैल्यू ही तो रखनी है, a/b प्लस b/c प्लस, ये तो 11 है ही, माइनस ट्वाइस। अब ध्यान से देखो, ये जो वैल्यू है यही तो आपको दिया उठा के, यहां पर यही तो वैल्यू आपको दिया उठा के 8, तो 11 का स्क्वायर 121 माइनस 16 105, 105 इस सवाल का आंसर था, पहला ऑप्शन। हम लोग आगे चलेंगे, सवाल नंबर आपके सामने यहां पर 21, फटाफट बताइए क्या उत्तर है। एक परिवार में 40% सदस्य कार चलाते हैं, 25% बाइक चलाते हैं और 10% दोनों ही ड्राइव कर लेते हैं। अगर किसी मेंबर को रेंडमली सिलेक्ट किया जाता है तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो कार ड्राइव करता है या बाइक ड्राइव करता है मेरे भाई। यानी कि सवाल प्रोबेबिलिटी का और बहुत बेसिक है मेरे भाई। आप बताओ कार या बाइक चलाने वाले कितने लोग हैं मेरे भाई, बताइए। 40% सदस्य कार चलाते हैं, 25% जो है बाइक चलाते हैं, 10% मेरे दोस्तों दोनों में आ गया है ना, कार या बाइक या दोनों चलाने वाले कुल कितने लोग हो जाएंगे, 65 माने 10, 55%। 55% ऐसे लोग हैं जो या तो कार चलाते हैं या बाइक या दोनों ही चला लेते हैं। 55% का मतलब 55/100, 0.55 आंसर हो गया, कुछ नहीं है। 22वां, अगर sec x प्लस 10x 22/7 है तो cosec x प्लस cot x का मान बताइए। ये त्रिकोणमिति का एक ऐसा कॉन्सेप्ट है भाई जो एग्जामिनर की नजरों से बचा हुआ है, प्रूफ करने के लिए भी और सवाल में भी। मैं आपको बता देता हूं ये कॉन्सेप्ट क्या है। अगर sec x प्लस 10x मेरे दोस्तों आपको k दिया है या a/b दिया है, a/b,
अगर sec x प्लस टेन एक्स आपको a बटे बी दिया है और आपसे कभी भी देखो sec tan आपस में रिश्ता होता है और cosec cot का आपस में रिश्ता होता है, तो cosec x प्लस cot x अगर आपसे पूछा जाएगा तो कुछ नहीं करना मेरे भाई, जोड़ना घटाना है, केवल a प्लस बी बटे a माइनस बी। ये सीधा कंसेप्ट होता है, इस पे सवाल नहीं आया कभी और आना चाहिए त्रिकोणमिति का हिडन कंसेप्ट। ठीक है, उल्टा भी ठीक है कि अगर cosec प्लस cot a बटे बी, मान लो होता cosec प्लस cot a बटे बी और पूछता sec प्लस टेन, तो भी होता a प्लस बी अपॉन a माइनस बी। sec प्लस टेन 22/7 है, पूछा है cosec प्लस cot, तो क्या आ जाएगा 22 प्लस 7 बटे 22 माइनस 7, यानी क्या आएगा 29/15। तो यहां पे पहला वाला ऑप्शन एकदम टन से सही कर देंगे। सवाल नंबर 23 बताओ फिर से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। उस लाइन की इक्वेशन बताइए जो 5x प्लस 8y के पैरेलल है और जो पॉइंट 2, -3 से होके गुजरती है। उस लाइन की इक्वेशन बतानी है जो इस लाइन के पैरेलल है और पॉइंट 2, -3 से गुजरती है। एक बार बताओ, अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो क्या बात होगी उनमें, उनका स्लोप, उनका ढाल सेम होगी, स्लोप सेम होगा मेरे भाई, यानी कि ये वाला जो पोर्शन है एक्स वाई वाला ये सेम होगा, केवल कांस्टेंट अलग होगा। यानी कि आंसर ये हो सकता है, ये आंसर हो ही नहीं सकता। 5x प्लस 8y यहां सेम है, ये 5x माइनस 8y ये भी नहीं हो सकता। या तो आंसर ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है। हमेशा ऐसे सवाल 100% रिकॉर्ड है आंसर ऑप्शन से होंगे, क्योंकि यहां पे ये 5x प्लस 8y वाली चीज ये सेम रहनी चाहिए, स्लोप सेम रहना चाहिए, केवल कांस्टेंट बदलेगा। अब ये लाइन -2, से होकर गुजर रही है पॉइंट, यानी कि ये पॉइंट उस लाइन के ऊपर स्थित होगा, तो ये पॉइंट लाइन को सेटिस्फाई करना चाहिए। क्या ये 2, -3 से होकर गुजर रही है, रखो x की जगह 2, y की जगह -3, तो क्या 13 आ रहा, नहीं आ रहा, यानी कि गलत है। क्या ये बिल्कुल, यानी कि ये वाला आंसर हो जाएगा बेटा, सेट हो रहा है 2 पंजे 10 -24 प्लस 14 है, अभी 24 - 24 बराबर 0, ये वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट है, सी वाला। आ जाइए अगला सवाल स्टूडेंट, सवाल नंबर है आपके सामने 24वां, बताओ। हे राम, आपके सामने बोला है कि एडी एंगल CAE का बाइसेक्टर है, CD 6 है, DE 8 है, तो आपसे पूछा है BC की लंबाई। ये ज्योमेट्री का सर्कल का वो तरसता हुआ सवाल है जिससे वो इज्जत सम्मान नहीं मिला पेपर में जो मिलना चाहिए। बढ़िया सवाल है, प्रीवियस ईयर बहुत हो गया, नया भी करना चाहिए बच्चों। अब हमें ये डायग्राम है, यहां पे सर्कल के बाहर से टेंजेंट है, सीकेंट है, ये 6 ये 8। अच्छा यहां बोला है CAE एंगल बाइसेक्टर है, CAE का एंगल बाइसेक्टर है AD एंगल बाइसेक्टर, यानी कि ये थीटा ये थीटा। अब बताइए जी कैसे होगा बच्चों। वैसे सवाल को करने के बहुत सारे तरीके हैं। अच्छा एक बात जानते हैं, अगर किसी भी सर्कल के बाहर से टेंजेंट खींची जाए और कॉर्ड है, टेंजेंट कॉर्ड के बीच में ये वाला एंगल अल्फा है, तो इसी कॉर्ड AC के द्वारा अल्टरनेट सेगमेंट में बना AEC ये वाला एंगल भी अल्फा होगा, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। ये सर्कल की मेरे दोस्तों टेंजेंट है, कॉर्ड है, इनके बीच में एंगल अल्फा है, तो इस कॉर्ड से अल्टरनेट सेगमेंट में ये एंगल भी तो अल्फा बनेगा। अब ये देखो, ये ट्राइंगल ADE को देखो, ट्राइंगल ADE, ये थीटा ये अल्फा, तो ये ट्राइंगल का एक्सट्रा एंगल आ जाएगा थीटा प्लस अल्फा। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब मेरे भाई मेरा सवाल तो निकल लिया, ये एंगल कितना है पूरा, ये एंगल है मेरे भाई यहां पर, ये एंगल है थीटा प्लस अल्फा, ये एंगल कितना है मेरे भाई थीटा प्लस अल्फा। क्या ये दोनों एंगल बराबर नहीं है? अगर ये दो एंगल बराबर हैं, इससे ट्राइंगल को देखो BAD, दो एंगल बराबर है, थीटा प्लस अल्फा थीटा, दो एंगल बराबर, दो साइड बराबर। यहां पे BC की लंबाई पूछी है, तो मैंने BC की लंबाई को ये x मान लिया बच्चे, x है ना। तो यानी कि यहां से ये साइड BD कितनी आ गई, x प्लस 6, तो ये साइड AB भी कितनी आ जाएगी, x प्लस 6 आ जाएगी, x प्लस 6। ठीक है, क्योंकि दो एंगल बराबर है तो दो साइड बराबर है। सवाल मेरा यहीं पे सॉल्व हो जाता है। आप बोलोगे सर कैसे? वाई, सर्कल के बाहर से टेंजेंट है, सीकेंट है, टेंजेंट सीकेंट प्रॉपर्टी लग जाएगी, तो यहां पे टेंजेंट x प्लस 6 का स्क्वायर बराबर क्या होगा बच्चे, टेंजेंट x प्लस 6 का स्क्वायर, पहले छोटी छलांग लेंगे x, फिर पूरी बड़ी छलांग लेंगे, यानी कि x प्लस 14। पहले छोटी छलांग x,
और फिर प्यारे दोस्तों x प्लस 14, और मेरा यही कैलकुलेशन है जो मुझे करना है आंसर निकालने के लिए। x प्लस 6 का स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 36 बराबर राइट साइड में x गुणा x स्क्वायर प्लस 14x। ये तो कट ही गया। 14x मान 12, 2x बराबर 36, x का मान 18, आगे 18। तो इस सवाल का आंसर यहां पे 18 आ जाएगा, ए ऑप्शन। ठीक है, ये एक अप्रोच है इसको करने की। आप यहां पे सिमिलरिटी भी लगा सकते थे, दूसरी अप्रोच मेरे भाई। बढ़िया सवाल है। चलो आज के टेस्ट का हम आखिरी सवाल कर लेते हैं। तैयार हैं? कैसा लगा टेस्ट कमेंट में जरूर बताना मेरे भाई। 10 सेंटीमीटर रेडियस वाले अर्धवृत्त के अंदर खींचे जा सकने वाले सबसे बड़े वर्ग का क्षेत्रफल क्या है? बहुत बढ़िया। अगर किसी सेमी सर्कल की रेडियस r है तो इसके अंदर जो सबसे बड़ा स्क्वायर बनेगा सेमी सर्कल के अंदर, उस स्क्वायर का जो एरिया होगा वो 4/5 r स्क्वायर होता है। ये भी कंसेप्ट है, हालांकि ये तो पेपर में पहले भी आया। अगर किसी सेमी सर्कल की रेडियस 10 है, इसके अंदर जो सबसे बड़ा वर्ग बनेगा उसका क्षेत्रफल आएगा 4/5, 10 का स्क्वायर 100 चौका 400/5 यानी कि 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ऊपर नीचे देख रहे होंगे क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट की जानकारी नहीं है। आपने ज्योमेट्री के नाम पे केवल ऊपर से चाशनी पढ़ी है, आपने डीप में पढ़ा ही नहीं है। मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए जैसे सर्कल है और ये सर्कल का सेंटर है O, और बच्चों ये सर्कल की रेडियस है R, स्मॉल r। अब मुझे इस सर्कल के अंदर एक लार्जेस्ट साइज का स्क्वायर फिट करना है, तो बताओ ये लार्जेस्ट साइज का स्क्वायर ऐसे ही होगा? इस सर्कल के अंदर, अरे यार यही है सबसे बड़े साइज का स्क्वायर, बोलो हाँ। ओके ठीक है, इससे बड़ा तो स्क्वायर फिट नहीं कर सकते। आप बोलोगे यस सर, बिल्कुल सही। मैंने इस स्क्वायर की साइड को ए मान लिया, ये सेंटर है। आप देखो भाई, जैसा सेंटर से राइट साइड में वैसा लेफ्ट साइड में कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई भेदभाव नहीं। अगर स्क्वायर की साइड को ए माना तो स्क्वायर की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ये स्क्वायर की साइड भी ए होगी तो ये भी आधा आधा हो जाएगा। ये a/2, ये a/2 है भाई, a/2 ये सेंटर से यहां तक की दूरी क्या है? ये रेडियस है बेटा सेमी सर्कल की ना, सेंटर से। ये कोण 90 डिग्री का। तो क्या आपको यहां पे राइट एंगल ट्राइंगल नहीं दिखाई दे रहा? क्या आपको ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं दिखाई दे रहा? आप बोलोगे हाँ जी सर। एक फिगर के अंदर दूसरी फिगर डालते हैं तो 90% सवाल राइट एंगल बना के हो जाते हैं। ये a है, ये a/2 है, तो पाइथागोरस थ्योरम से a स्क्वायर प्लस a/2 का स्क्वायर यानी कि a² बराबर r²। ठीक है जी, यानी कि आ जाएगा 5/4 है ना, 4a² प्लस a², 5/4 a² बराबर r²। ठीक है बच्चों, ये 5/4 उधर चला जाएगा तो 4/5, 4/5 r²। अगर किसी स्क्वायर की साइड a है तो a² क्या होता है मेरे भाई? वर्ग का क्षेत्रफल होता है। ये कंसेप्ट हुआ और इसी के साथ इस मॉक टेस्ट का समापन भी हुआ। ठीक है मेरे भाई, बहुत ही अच्छा था, लेवल गुड है। अगर आप इस मॉक टेस्ट में 18 से ज्यादा सवाल खुद से कर पाए हैं तो आपकी तैयारी ठीक मानी जाएगी मेरे भाई। 18 से कम आप 12-13 सवाल ही कर पा रहे हैं तो आपको बहुत इंप्रूवमेंट की जरूरत है मेरे दोस्त। ठीक है जी, कैसा लगा आपको आज का मॉक टेस्ट? हम लगातार मेहनत कर रहे हैं, आपको नया इंटरफेस अवेलेबल करवाना हो, बढ़िया बढ़िया मॉक टेस्ट देने हो, फ्री ऑल इंडिया लाइव टेस्ट कराने हो। आप ये देखो, मैंने 11 लाइव टेस्ट करा दिए। ठीक है, अभी मैं बहुत सारों करा दूंगा। इतने तो लाइव टेस्ट जो है लोग बेच लेते हैं मेरे भाई 300 रुपए में, और उनमें भी कोई क्वालिटी नहीं रहती। हम तो आपको क्वालिटी वाली चीज दे रहे हैं। तो प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट फ्री में जाके लगाओ और लाइव टेस्ट हम करवाए रहे हैं। आप हमारी पूरी टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं टेस्टेंगे एप्लीकेशन से जाके। ठीक है, चलिए कैसा लगा, कौन से सवाल आपको सबसे बढ़िया लगा, कमेंट्स में जरूर बताएं। धन्यवाद, बाय।